आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली वीजास के हवाले से। इस्लामाबाद एम्बेसी की भी सिचुएशन डिस्कस करेंगे, दिल्ली एम्बेसी की भी सिचुएशन डिस्कस करेंगे। सबसे मेन पॉइंट, कौन से ऐसे बंदे हैं जो कि फैमिली वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो ये वीडियो भी ना देखें। सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो टाइम है वो हमारे लिए बेहद कीमती है। सेकंड पे जो दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं उनको ग्रीस से कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, इनकी दिलोसी कितने की चाहिए, घर का सिम्बोलियो जो घर का सिम्बोलियो उसका साइज कितना होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। और एंड पे आपको अपना होम कंट्री से, यानी कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको अपनी होम कंट्री से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपना तारफ करवाता चलूं। मेरा नाम है मलिक ज़ीशान, मेरी ग्रीस की ही पैदाइश है, मैं यहाँ का ही बोर्न हूँ, मैं यहाँ का ही पासपोर्ट यानी कि नेशनैलिटी होल्डर भी हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन यानी कि तालीम भी ग्रीस से ही मुकम्मल की है। हमारे दो ऑफिस हैं कैप एंड गो के नाम से, एक इनोफिता जो कि थीवा और खलकीदा के करीब है, और सेकंड हमारी लोकेशन है एथेंस अंथोपोली मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब। हमारे ऑफिस की जो दो मेन सर्विसेज हैं वो है लॉजिस्टिका यानी कि अकाउंटिंग, जैसे दिलोसी करना, तामियो लगाना, अफीमी आमकस के इश्यूज हल करना, और इमिग्रेशन में असाइलम अप्लाई करना, अदालत का अगर किसी दोस्त को इशू है, पेपर जमा करना, रिन्यू करना, वर्क परमिट अप्लाई करना, और इमिग्रेशन के मतलब जो भी सर्विसेज आप सोच सकते हैं। ये होगी हमारे ऑफिस की सर्विसेज। मजीद अगर आप कोई भी सर्विस हमसे हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद जो फैमिलीज के लिए हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे, सबसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को एंड तक देखें, हमें कॉल मत करें, क्योंकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मैं आपके ज़हन में कोई भी ऐसा सवाल रहने नहीं दूंगा। इस वीडियो में हम A to Z हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ कि कौन से हमारे दोस्त हैं जो कि फैमिली वीज़ा बिल्कुल, यानी कि ये अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप ये वीडियो देखें ही ना, आप बेशक अपना टाइम कहीं और जाके यूज़ करें। सबसे पहले जो दोस्त जिन्होंने न्यू इमिग्रेशन, ये जो 3 साल कानून नहीं था, मालिकान की बेस पे जिन दोस्तों ने कार्ड लिए हैं, वो हमारे दोस्त किसी भी सूरत में किसी भी ऑप्शन के थ्रू फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, उनके 5 साल कंप्लीट होंगे, वो अपने पेपर कन्वर्ट करवा के एपीमाकरोन लेंगे, तब वो जमा करवा सकते हैं, मगर वक्ती तौर पर वो फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते 5 साल के अंदर अंदर। सेकंड, जो भी हमारे दोस्त जिनके पास हाल तक के 7 साल कानून पे उन्होंने इमिग्रेशन हासिल की है, अगर उनके कार्ड का वो उनके पास पहला कार्ड है और वो कार्ड 2 साल पुराना नहीं हुआ, तो उनको भी ज़हन में होना चाहिए कि उनका कार्ड कम से कम 2 साल चल गया होना चाहिए। अभी आपका अगर किसी का 1.5 साल भी चला है ना, प्रोसेस स्टार्ट कर दी, प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने 2 साल कंप्लीट करने ही करते हैं। 3 साल का अगर आपको पहला कार्ड मिला है, 2 साल गुजारें या 1.5 साल गुजारें, उसके बाद आप प्रोसेस में डाल जाएं। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपना प्रोसेस उसी साल में स्टार्ट करना होता है, क्योंकि दिलोसी हर साल न्यू हो जाती है, तो वो रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अलावा तीसरा, काफ़ी कम बंदे इस चीज़ की परेशानी का शिकार होती हैं कि उन्होंने ग्रीस में किसी ना किसी दौर में पेपर मैरिज की वजह से ग्रीस में शादी की होती है, यानी कि उनका पेपर मैरिज हुई होती है ग्रीस में, और उनका पार्टनर अलहदगी की वजह से उनको मिल नहीं रहा होता, या उन्होंने पैसे दे के या जिस तरह भी पेपर मैरिज की होती है, और उन्होंने अपना डिवोर्स फाइल नहीं किया होता। तो लिहाजा आप पहले अपना पार्टनर ढूंढें, अपना डिवोर्स फाइल करें, फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। इसके अलावा जिन दोस्तों ने, ज़ाहिरी बात है, यहाँ उनकी शादी है या उनके बच्चे हैं या उनका एक पेपर मैरिज कंप्लीट है, उनके पास रेजिडेंस परमिट है 5 या 10 साल का वाइफ की या बच्चों के बेस पे, तो वो भी अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गए वो दोस्त जो फैमिली वीज़ा अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके आगे हम जो नेक्स्ट कैटेगरी की में बात करेंगे वो है इस्लामाबाद एम्बेसी की बात की जाए तो पहले की निस्बत वीज़ाज मिलने स्टार्ट हो गए हैं, रेशो अच्छी आ रही है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स भी दे रही है, पेपर भी अरेस्ट कर रही है, पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी है। ये जो हमारे दोस्त होते हैं जो घर बैठे ही दूसरों से सुन के कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो घर बैठे
लोगों की बातें सुने काम नहीं होते। जितनी देर तक आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं ना करना उतनी देर तक काम नहीं हो सकता। सेकंड, दिल्ली एम्बेसी की बात की जाए तो वक्ती तौर पे जो न्यू अपडेट है वो ये है कि 2018 और 19 की जो फाइल्स हैं जो कि 5-6 साल पुरानी है, उनके साथ वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बुलाकर वीज़ाज दिए जा रहे हैं। मगर बहुत कम, इस तरह समझे 2-3 केसेस जो मेरे इल्म में आए हैं वो हैं, यानी कि थोड़ा सा दिल्ली एम्बेसी ने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। कंफर्म नहीं है कि ये कितनी देर चलेगा, अगर दोबारा एम्बेसी प्रॉपर तरीके से वीज़ाज देना स्टार्ट करेगी भी या नहीं, मगर किसी ना किसी हद तक हल निकल रहा है दिल्ली एम्बेसी का भी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस्लामाबाद एम्बेसी का डिस्कस करेंगे, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो हमारे दोस्त दिल्ली एम्बेसी में यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं नीचे मेंशन कर दूंगा टाइमिंग वीडियो की, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाए ताकि ये जो पार्ट है आपकी टाइम की बेहद कदर की जाती है, तो लिहाजा ये पार्ट आपके लिए फालतू है, आप वीडियो को आगे लेकर जाके वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एम्बेसी जो इस्लामाबाद है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रोसेस एक स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ग्रीस में आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले आप ग्रीस वाले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आपका प्रोसेस पाकिस्तान से कंप्लीट होकर डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर आ जाते हैं, एंड पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि आपने अभी से ये कंप्लीट करने हैं, आप पाकिस्तान से प्रोसेस स्टार्ट करें, वहाँ से जब करीब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो आप यहाँ से बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये ना हो कि आप वहाँ से कंप्लीट कर लें और ग्रीस जब आपके डॉक्यूमेंट्स आए तो आपको किसी ना किसी की मुश्किलात का सामना करना पड़े। सबसे पहले जो आपके जहन में होना चाहिए कि दिलोसी कितने की चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं भाई दिलोसी कितने की चाहिए हमें। सबसे पहले ग्रीस गवर्नमेंट के मुताबिक 2024 की ये जो दिलोसी बनी है, ठीक है, 2025 के अंदर 2024 की आपकी दिलोसी बनी है। ये जो 2024 की दिलोसी है जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, ये चलनी है 2026 के मार्च तक। 2026 के मार्च तक नए साल की दिलोसी ऊपर हो जानी है, फिर थोड़ी सी उन्होंने लिमिट बढ़ा देनी है उसकी। तो लिहाजा आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर साल तीसरे महीने में दिलोसी होती है, तो पिछली दिलोसी कैंसिल होकर फिर वो आपसे नई मांग लेते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो ग्रीस गवर्नमेंट दिलोसी मांगती है वो होती है 10,000 यूरो। आपको आपकी जो इनकम होती है नॉर्मली वो होती है, एक इंसान जो 8 घंटे 5 दिन काम करता है रेगुलर, 2 रोपास का लेता है, 12 महीने काम करता है, सिर्फ 1 महीना छुट्टी करता है, वो भी अपने आधी एक की जिसकी उसको सैलरी मिलती है, ना कि वो 2-3 महीने छुट्टी करे। 10,000 यूरो वो उसकी नॉर्मल इनकम बनती है। इसके ऊपर 20% यानी कि गवर्नमेंट कहती है 20% में हम इसके ऊपर इजाफा करेंगे। 20% आपने इसके ऊपर अपनी, अगर आप सिर्फ वाइफ बुलाना चाहते हैं तो आपने 20% इजाफी अपनी इनकम करनी है। 10,000 20% ऐड किया तो 12,000 यूरो आपको वाइफ के लिए दिलोसी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपको 15% इससे भी इजाफी चाहिए होगा, यानी कि तकरीबन 1500 से 1600 यूरो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। यानी कि अगर 12,000 है, आपने 15% इंक्रीज करना है उसका, तो इस तरह ही समझे कि आपको तकरीबन 1600-1700 यूरो एक बच्चे के लिए चाहिए होगा, ठीक है। लिहाजा अगर आपका एक बच्चा है तो तकरीबन 13,500 से 14,000 की चाहिए। फिर अगर 2 बच्चे हैं तो फिर आपने 1600-1700 यूरो ऐड करना है, फिर आप 15-16 पे चले जाएंगे, यानी कि 12,000 यूरो सिर्फ वाइफ के लिए। उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं आपने 12,000 के अंदर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1600 या 1700 यूरो पर हेड पर बच्चे का ऐड करते जाना है। तो वो जितने भी आपके बच्चे होंगे आपको उसकी लिमिट जो रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, फ़र्ज़ करें जो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जिन दोस्तों को फिर भी नहीं समझ आई, कि अगर आपकी 12,000, फ़र्ज़ करें आप सिर्फ अपना एक बच्चा बुला रहे हैं, ठीक है, आपकी 13,500 की दिलोसी है। एक चीज़ और ज़हन में रख लें कि हर लुगिस्ती, हर वकील हमेशा आपको जो भी दिलोसी की रिक्वायरमेंट बताएगा ना वो आपको 500,000 ऊपर ही बताएगा। हालांकि हम भी 500,000 ऊपर ही बताते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ना कोई
अगले साल को तब्दीली आ जाए या दिल उसी में कोई चेंजिंग हो जाए या पेरिफेरिया में कोई इशू हो तो वो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी हो तो वो कवर हो जाए। तो लिहाजा आपने ये नहीं करना कि अगर मैंने 12,000 कह दिया तो आपने 12,000 एक यूरो ही कमाना है। आप कोशिश करें 12 नहीं तो 12.5 13 की तरफ जाएं, यानी कि आप प्लस ही रहें, माइनस की तरफ ना आए। तो सबसे पहले अगर आप फर्ज करें कि 2025 के अंदर आप अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, आपकी जो डीलओसी है ना वो 2024 की चल रही है। करते 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 अगर आपका प्रोसेस डिले हो जाता है ना, 2026 में चला जाता है, तो फिर उन्होंने आपसे 2024 की डीलओसी नहीं मांगनी, उन्होंने आपसे 2025 की डीलओसी मांगनी है। क्योंकि 2026 के अगर मार्च महीना आ गया ना, 2026 में मार्च में नई डीलओसी ओपन होगी, उन्होंने कहना अब नई लेके आए, पुरानी नहीं हमें चाहिए। तो लिहाजा काफ़ी बंदे होते हैं वो पिछली डीलओसी करते रहते हैं, अगले साल की उनसे मिस हो जाती है, प्रोसेस क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो लिहाजा जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपने 2 सालों का इकट्ठा बना के चलना है कि 2 साल अब मैंने डीलओसी बढ़ानी है, खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू भी आ जाता है। सबसे पहले ये हो गया डीलओसी का। सेकेंडली अब आते हैं घर का सिम्बोलियो की तरफ। घर कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए आपकी फैमिली के जितने भी अफराद हैं, जितने भी आप मेंबर्स हैं, 17 स्क्वायर मीटर यानी कि रेकफ्ता तेट्रागोनिका मेत्रा आना आतोमो यानी कि पर हेड, यानी कि अगर आप 2 शख्स हैं, यानी कि आप हैं, आपकी वाइफ है, 17 और 17 34 हो गए, एक बच्चा है 34 में फिर 17 ऐड कर दिया, 51 स्क्वायर मीटर हो गए, फिर 17 2 बच्चे हैं, फिर 17 68 हो गए, फिर 17 यानी कि 17 जितने भी आप फैमिली के जितने भी आप बच्चे अप्लाई कर रहे हैं 17 स्क्वायर मीटर पर हेड इंक्लूडेड आपके 5 आपके टोटल फैमिली बन रही है, तो 17 के साथ आपने 5 को ज़रब दे लेनी है और आपको घर के सिम्बोलियो की रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी। ये अब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ग्रीस में चाहिए जब आपने पाकिस्तान से प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, पाकिस्तान से सारे पेपर अटेस्ट होके, इंक्वायरी होके, फॉरेन ऑफिस अटेस्ट होके रेडी हो जानी है, जब ग्रीस आनी है ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए। मैंने आपको इन एडवांस बता दिया ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान से आप प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ आए फिर आपको दिलों से आपकी ना निकले, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवानी होती है ना एम्बेसी में से, वो आपने कोशिश करनी होती है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि 2025 के जनवरी में अगर या फरवरी में अगर आप कोई अपना फैमिली सर्टिफिकेट निकलवाते हैं ना, या जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स की जो एक एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 6 महीने। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर 2025 के फरवरी में आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो निकलवाते हैं ना, तो वो 6 महीने वैलिड होते हैं। आप फ़र्ज़ करें वो सारे पेपर इकट्ठे करते हैं, 5 महीने पुराने वो पेपर होते हैं, आप वो पेपर इकट्ठा करते हैं, आप वो पेपर एम्बेसी में लेके जाते हैं, एम्बेसी अटेस्ट कर देती है, ठीक है। एम्बेसी 2 हफ्ते लगा देती है पेपर अटेस्ट करने में, ठीक है। 5 महीने पुराने वैसे पेपर होते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते एम्बेसी लगा देती है, पीछे 1-2 हफ्ता बच जाता है आपको जमा करवाने के लिए। आप यहाँ लेके आते हैं, आपका दिलोसी का मसला बन जाता है, आपका सिम्बोलियो नहीं आपको मिलता। 6 महीने अगर गुजरे, समझें कि वो पेपर जिस तरीक से आपने पेपर इशू करवाए हैं नादरा से, उस तरीक से वो पेपर 6 महीने अगर गुजर गए तो वो पेपर आपके एक्सपायर हो गए। हालांकि एम्बेसी ने तो हो सकता है 2 हफ्ते पहले उसके ऊपर स्टैंप लगाई हो। तो ये चीज़ आपने ज़हन में लानी है कि जब भी आपने एम्बेसी में से पेपर अटेस्ट करवाने हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो तब उससे पहले आपने कोशिश करना है कि ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट्स आपने निकलवाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? सबसे पहले जो देखें, फैमिली अप्लाई करने के लिए आपको एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, क्योंकि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपको कल को जाकर उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाना है वो है आपका फैमिली सर्टिफिकेट, जिसे हम FRC भी कहते हैं, जिसके ऊपर छोटी छोटी आपकी सारी फैमिली की, आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की तस्वीरें होती हैं। सबसे पहले आपने वो निकलवाना है। ये फैमिली सर्टिफिकेट ही होता है जिसकी ये वाहद एक ही पेपर होता है, अगर वो आपका टेस्ट होके ग्रीस में आ जाए तो आपकी फैमिली आ सकती है। मगर जब आपकी फैमिली ग्रीस में आ भी जाए तो आपने कोशिश करना है कि इन एडवांस फैमिली सर्टिफिकेट तो आपने अटेस्ट करवाना ही करवाना है। इसके साथ आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा लेना है, इनके निकाह नामा जो होता है इंग्लिश वाला,
और अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि पैदाइश पर्चियाँ भी जो नादरा से निकलती हैं वो भी अटेस्ट करवा लेनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेश यानी कि ताज़ा होने चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कल को जब आपकी फैमिली यहाँ आ जाती है, आपने उनके अफीमी आम के बनाने हैं, आपने उनके बच्चों का स्कूल में इंदराज कराना है, कल को आपके बच्चों ने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो कहीं ना कहीं जाके ये डॉक्यूमेंट्स आपको परेशान करेंगे। तो अभी आप फैमिली सर्टिफिकेट जो अटेस्ट करवाएंगे तो बाकी भी डॉक्यूमेंट साथ में अटेस्ट करवा लें, तो ये आपके लिए फ्यूचर में जाके काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये हो गए वो डॉक्यूमेंट्स, फैमिली सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, सब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स आपने नादरा से निकलवा के फॉरेन ऑफिस से सबसे पहले अटेस्ट करवानी है, जो एक गुजरात में है, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है। ये तीनों आपने फॉरेन ऑफिस में से आप अटेस्ट करवा सकते हैं जो भी आपके करीब है। जब वो ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाना तो तब आपने कोशिश करना है कि आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पहले से लेके रखनी है। जैसे ही आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिले फौरी तौर पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दें। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो ही सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे मुश्किल काम होता है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाती है ना, बाकी समझे सब काम आपके लिए ईजी है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वक्ती तौर पे एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड नहीं कर रहे फैमिली वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट्स। जो भी पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स या एजेंसीज बना के बंदे बैठे हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर टिकटॉक पे भी उनकी वीडियोस आती हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके तो फैमिली वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1.5 मांगता है, कोई 2 मांगता है, कोई 5 मांगता है, मुझे नहीं पता कौन कितने मांगता है। वो आप उनसे डिस्कस करके तो अपनी फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब जैसे ही आपकी फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक होनी है, आपकी फैमिली ने जाके वो पेपर वहाँ जमा करवानी है, फैमिली के पेपर जमा होनी है, घर आपके इंक्वायरी आएगी तो वो क्लियर कर देंगे। बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, यानी कि वहाँ से ग्रीस एम्बेसी की स्टैंप लगेगी। जैसे ही ग्रीस एम्बेसी की स्टैंप लग जाएगी, जब आपके सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये अटेस्ट हो जानी है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स बेशक ओरिजिनल नहीं तो फोटो कॉपीज भी आप मंगवा सकते हैं। आपने PDF करवा के ग्रीस में मंगवा लेनी है। जैसे ही आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स ग्रीस में आने हैं, ठीक है, फिर आप हमारे ऑफिस के साथ रब्ता कर लें, हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे। हम आपके पेरिफेरिया में फैमिली वीज़ा के लिए पेपर जमा करवा सकते हैं, या आप अपने लॉयर्स के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ डॉक्यूमेंट्स आने हैं, आपने अपने घर वालों के सब बंदों के मुकम्मल पासपोर्ट PDF मंगवानी है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। और आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, पासपोर्ट आदिया पारामोनी, एका बुक की कापी वगैरह, घर का सिम्बोलियो, दिलोसी वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा करके तो आपने अपने मुतल्लिका पेरिफेरिया में जमा करवा देने हैं। जो भी दोस्त जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, वो पेपर अप्लाई करना चाहते हैं पेरिफेरिया में, पाकिस्तान से उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वो नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनमें से किसी पे भी आप हमारे ऑफिस के साथ कांटेक्ट करके तो अपनी पेपर जमा करवा सकते हैं। जैसे ही फाइल जमा होगी, मुतल्लिका पेरिफेरिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगेगी। एथेंस वाले पेरिफेरिया 1 या 2 महीना लगा रहे हैं। आप फांसी प्रिंट करके वो एम्बेसी भेज देते हैं, और बाद में वो आप एम्बेसी आपकी फैमिली को कांटेक्ट करती है, वो एम्बेसी बुलाते हैं, एम्बेसी बुला के पासपोर्ट लेके वीज़े लगा के तो प्रोसेस ख़त्म। ये है प्रोसेस इस्लामाबाद एम्बेसी का। एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, घर बैठे सलाह मशवरे करने से, आगे पीछे से इंफॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता। जितनी देर तक आप खुद इस प्रोसेस में नहीं डलते, उतनी देर तक कुछ भी बंदा, कोई भी बंदा, आप अपनी हेल्प नहीं करते तो कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। किसी बंदे को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को ज़रूरत नहीं है आप पैसे दें। अब हम बात करेंगे दिल्ली एम्बेसी के बारे में। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो है सिम्बोलियो का। घर के सिम्बोलियो का क्या साइज़ होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हमारे जो दोस्त हैं वो ये पूछते हैं। तो जितनी भी आपकी फैमिली में बंदे हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाहते हैं, यानी कि उस घर में आप और आपकी वाइफ रहेंगे, तो 17 स्क्वायर मीटर पर हेड, यानी कि 17 स्क्वायर मीटर आपके, 17 स्क्वायर मीटर आपकी वाइफ के, 34 स्क्वायर मीटर यानी कि 34 स्क्वायर मीटर आप 2 बंदों के होने चाहिए। अगर आपका एक बच्चा है, 34 में फिर 17 ऐड करनी है, 51 हो गए।
फिर 2 बच्चे हैं 51 में, फिर 17 स्क्वायर मीटर ऐड करने हैं, 68 हो गए। यानी कि 17 स्क्वायर मीटर पर हेड आपके होने चाहिए, आपको डाल के आपके भी 17 स्क्वायर मीटर होने चाहिए घर में। यानी कि जितने भी आप फैमिली के बंदे हैं 17 को आपने, जितने भी आपके टोटल बंदे फैमिली में रहेंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 10 है, उसको आपने 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो गया जो घर का सिंबोलियो आपको चाहिए। सेकंड चीज दिलोशी। दिलोशी जो होती है आपने उसका ख्याल रखना है कि ग्रीस गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी जो सबकी नॉर्मल जो एक सैलरी है, जो एक इनकम है, सब बंदों की नॉर्मल, जो बंदा 8 घंटे 5 दिन 12 महीने काम करता है, छुट्टी सिर्फ 1 महीना आदिया लेके इंडिया जाता है, तो उसकी दिलोशी नॉर्मल 10,000 यूरो की बनती है। अब जो बंदे अपनी सिर्फ वाइफ बुलाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 20% आपकी इनकम ऊपर होनी चाहिए ताकि आप अपनी वाइफ को भी मेंटेन कर सकें। तो 10 छोड़ के फिर आपको 12,000 यूरो की दिलोशी चाहिए। अगर आपका एक बच्चा है तो उसका 15% और इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 12 से फिर आपको 1600 या 1700 यूरो पर बच्चा, यानी कि पर हेड आपको इंक्रीज, जितने भी आपके बच्चे हैं इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका एक बच्चा तो आपने 13,700-800 की करनी है, 2 बच्चे हैं 13,700-800 में फिर आपने 1600-1700 ऐड करना है, 3 है फिर 1600-1700 ऐड करना है। इस तरह करते 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 आप 12,000 में जितने आपके बच्चे हैं 1600-1700 आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का जो ख्याल रखना है आपने, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जी 2025 के दिसंबर महीने में, 2025 के दिसंबर महीने में आप अप्लाई करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर आप अपनी दिलोशी इकट्ठी भी कर रहे हैं ना कि अगले साल दिलोशी हम बड़ी करेंगे, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका फैमिली सर्टिफिकेट, क्योंकि इंडिया से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने अटेस्ट करवाना है, वो है अपना फैमिली सर्टिफिकेट निकलवा के पटियाला हाउस से आपने अटेस्ट करवाना है। वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जिस तरीके से इशू डेट होनी है फैमिली सर्टिफिकेट की, वो होती है 6 महीने। कोशिश करना है जब पटियाला हाउस से मोहर लगे, वो ज़्यादा पुराना पेपर, ये ना हो कि 6 महीने पुराने पेपर पे आप पटियाला हाउस की मोहर लगवा लें। कोशिश करें कि ताज़ा पेपर निकलवा के फिर पटियाला हाउस की मोहर लगवाएं, ताकि 6 महीने उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी हो जब आप यहाँ पेरिफेरिया में फ़ाइल जमा करवाते हैं। तो जो भी दोस्त जिसके पास घर ओके है, दिलोसी ओके है, पटियाला हाउस से उसने अपना फैमिली सर्टिफिकेट स्टैंप करवा लिया, वो हमारे ऑफिस के साथ कांटेक्ट कर सकता है अगर वो अपना पेरिफेरिया में फ़ाइल जमा करवाना चाहता है। ये तो होगी रिक्वायरमेंट जो ग्रीस में आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट सारे पेरिफेरिया में जमा होती हैं, हर पेरिफेरिया का एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि दिलोसी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हर पेरिफेरिया की थोड़ी सी ना थोड़ी डिफरेंट होती है। अथीना की तो यही है जो मैंने आपको बताई है, मगर लिवादिया हो गया या एक आध चंद पेरिफेरियस हैं जो कि ग्रीक कानून को भी नहीं फॉलो करते, उनका अपना ही कानून है, ठीक है, वो हो सकता है ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दिलोसी मांगते हो। तो लिहाजा अगर आप एथेंस से बाहर रहते हैं, अगर आपका कोई भी पेरिफेरिया, तो आपने जिस भी लॉयर से अपना फाइल जमा करवानी है तो एक दफ़ा उससे पूछ लें कि दिलोसी चाहिए कितनी, ताकि वो आपको पेरिफेरिया से पूछ के कंफर्म कर दें। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए फाइल लॉक करवाने के लिए यहाँ पेरिफेरिया में। जब आपकी 1, 2, 3 महीने में अपोफासी निकल आनी है, एम्बेसी में चली जानी है, फिर प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जितनी देर तक आपने जाकर एम्बेसी ने आपको बुलाना नहीं वीज़ा देने के लिए, उतनी देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो लिहाजा जो दोस्त चाहते हैं वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें, अपोफासी एम्बेसी में चले जाए, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी काम स्टार्ट होता है तब उनकी फ़ाइल चेक हो। यहाँ कोई दोस्त हमारे हैं जिन्होंने 1-2 दोस्त ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के भी काम करवाए हैं। हम कोई एजेंट सिस्टम नहीं कर रहे, हम कोई पैसे ले दे के काम नहीं करवा रहे। हमारा काम है कि यहाँ से आपको पेरिफेरिया में से अपोफासी निकलवा के दिल्ली एम्बेसी में सेंड करनी। बाकी आप अगर आप अपना प्रोसेस इंडिया से करवा सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं, लेट करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक टोटल प्रोसेस होता है फैमिली वीज़ा अप्लाई करने का। तो जो भी दोस्त फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या हमारे ऑफिस की कोई भी सर्विस लेना चाहता है, तो वो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।